सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम 12th की जो 6 यूनिट होती है फिजिक्स में, ये एमपी बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बुकलेट पोर्टल पर डाली गई है, उस 6 यूनिट के सारे ऑब्जेक्टिव हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो सरल सूक्ष्मदर्शी है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसकी हम लेंथ बढ़ा देते हैं तो उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है उस पर आवर्धन क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ाएंगे ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। पहला अपना आंसर आ जाएगा इंक्रीज या बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है, डायऑप्टर, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डायऑप्टर। आकाश का नीला रंग दिखाई देने का क्या कारण होता है? इसका जो कारण होता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन, जिसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला या ब्लू दिखाई देता है। एक स्वच्छ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर, या इसमें मीटर में बदल दो तो 100 से डिवाइड कर देना तो 0.25 मीटर होती है। चंद्रमा से देखे जाने पर आकाश का रंग नीला दिखाई देता, ब्लू, ब्लू, क्योंकि इस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है नीले रंग का, इसलिए वो नीला दिखाई देता, ब्लू दिखाई देता है। सही विकल्प, निम्नलिखित किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे न्यूनतम होता है? देखो अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य में दोनों के बीच क्या संबंध होता है? ये दोनों एक दूसरे के विक्रमानुपाती उल्टा होते हैं, तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ये म्यू और तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा, ये एक दूसरे के विक्रमानुपाती उल्टा होता है। अब अपने ये मालूम होना चाहिए कि जो बैजानी हाफी नाला, जिसको हम विब्जियोर बोलते हैं, बैजानी हाफी नाला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? विब्जियोर, विब्जियोर। तो बैंगनी रंग की सबसे कम होती तरंगदैर्घ्य, ध्यान रखना कम, और इसकी लाल की सबसे अधिक होती है तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा। तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा सबसे कम बैंगनी की होती, लाल की सबसे अधिक होती है। तो हमारा क्वेश्चन से न्यूनतम अपवर्तनांक किसका होगा? जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होती? लाल की। लाल की तरंगदैर्घ्य अधिक होती तो अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। एक लेंस की क्षमता की फोकल दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? अब देखो फोकल दूरी और तरंगदैर्घ्य ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ध्यान रखना चाहिए। फोकल दूरी और जो लेंस की जो क्षमता होती है वो एक दूसरे की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है, ध्यान रखना। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि किस रंग के लिए न्यूनतम होती है फोकल दूरी? तो फोकल दूरी किसके लिए न्यूनतम होगी? जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। तरंगदैर्घ्य कम तो फोकल दूरी भी कम, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो फोकल दूरी सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की होती है। तो बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तरंगदैर्घ्य कम होगी तो फोकल दूरी भी कम होगी। तो यहाँ आ जाएगा वायलेट, सेकंड में आएगा वायलेट, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन में वायलेट आएगा, फोकल लेंथ सबसे कम वायलेट की होगी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में जो है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है कि हीरे का चमकना, हीरा क्यों चमकता है? तो हीरे का जो चमकने का कारण है, उसका जो कारण रीजन है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से हीरा अधिक चमकता है। 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले अवतल लेंस की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है
और 25 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं, तो संयुक्त फोकल दूरी कितनी होगी, दोनों की फोकल दूरी कितनी होगी। तो हमें फार्मूला पढ़ रखा है 1/f = 1/f1 + 1/f2, ये हमने सूत्र पढ़ रखा है। अब इसमें अवतल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी अवतल लेंस है। तो एक चीज ध्यान रखना, अवतल लेंस की फोकल दूरी माइनस में होती है, f1 को माइनस में लिखेंगे क्योंकि अवतल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकल दूरी प्लस में होगी, उत्तल की प्लस अवतल की माइनस, बस इतना ध्यान रखना। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 1/f = एलसीएम आ जाएगा 100 -5 + 4, यानी 1/f = -1/100 आ जाएगा, यानी f = आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो -100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये वाला आंसर सही होगा। तो इस तरह से हम आंसर लगा सकते हैं। किसी द्रव के क्रांतिकोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, तो क्रांतिकोण और अपवर्तनांक वाला हमने सूत्र पढ़ रखा है, mu = 1/sin c, या इसको हम लिख सकते हैं cosec c भी लिख सकते हैं। लेंस के लिए UVF में संबंध है, तो लेंस के सूत्र हमने पढ़ रखा है 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंस के सूत्र कहलाता है। लेंस के द्वारा रेखीय आवर्धन का सूत्र, ये भी हमने पढ़ रखा है, रेखीय आवर्धन m होता है I/O = v/u। m रेखिक आवर्धन कहलाता है, I प्रतिबिंब की लंबाई, O वस्तु की लंबाई, इमेज लेंथ ऑब्जेक्ट लेंथ, v इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, वस्तु की दूरी। उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिकोण 45 डिग्री है। तो यहाँ पे हमने ये सूत्र लिख रखा है, mu = 1/sin c, mu = 1/sin c, c का मान कितना जाएगा 45 डिग्री, एंगल 45 का मान होता है 1/√2, ये √2 ऊपर चले जाएगा, mu का मान आ जाएगा √2, अपवर्तनांक का मान हो जाएगा √2। 10 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले उत्तल लेंस बने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी जब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र हमने पढ़ा था m = d/f, d/f, d मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और ये लेंस के लिए होती है 25 सेंटीमीटर, हमारी आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखना। फोकल दूरी 10 दे रखी है, यानी 2.5, इसका उत्तर आ जाएगा 2.5 d/f। 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ, इसके तल से सिक्के 8 गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो द्रव का अपवर्तनांक वाला सूत्र हमने पढ़ा था h/h, h कहलाती वास्तविक गहराई रियल डेप्थ, और ये जो होती है ये आभासी या वर्चुअल डेप्थ कहलाती है। आभासी गहराई ये वास्तविक है और ये आभासी। वास्तविक गहराई कितनी है इसमें 10 सेंटीमीटर है, 10 बटे आभासी गहराई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे 8 × 8 2 बचेगा, 8 × 2 16, 4 बचेगा, 40, तो अपवर्तनांक कितना आ जाएगा 1.25 आएगा, इसका अपवर्तनांक 1.25 हो जाएगा। उत्तल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है, देखो आभासी प्रतिबिंब केवल एक स्थिति में बनता है जब वस्तु को हम फोकस व प्रकाश केंद्र के बीच रखते हैं, बीच रखा जाता है। जब भी वस्तु को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन रखेंगे, बीच में रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी यानी वर्चुअल इमेज बनता है, ये अपने मालूम होना चाहिए। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को हम विवर्तन कहते हैं, ये विवर्तन की घटना कहलाती है। डिफ्रैक्शन, इट्स कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन कहलाएगा हमारे पास, पहले वाला डिफ्रैक्शन आ जाएगा। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाएगा, रंगीन रंग का कारण जो होता है वो विवर्तन व्यतिकरण कहलाता है, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। पहले में डिफ्रैक्शन, दूसरे में इंटरफेरेंस, व्यतिकरण।
तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करने वाले बिंदुओं के पथ को हम तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र, तरंगाग्र मतलब वेव फ्रंट, तरंगाग्र मतलब होता है वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। पहले में डिफ्लेक्शन, दूसरे में इंटरफेरेंस, तीसरे में वेव फ्रंट। बिंदु स्रोत के कारण से उत्पन्न तरंगाग्र गोली तरंगाग्र होता है। गोली, स्फेरिकल, गोली तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तरंग स्रोत से प्रेक्षक के दूर जाने के कारण से तरंगेरी वृद्धि को अभिरक्त, इसको बोलते हैं अभिरक्त विस्थापन बोलते हैं। रेड शिफ्ट है, अभिरक्त विस्थापन, विस्थापन या इंग्लिश में बोलते हैं रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट, दूर जाता है रेड शिफ्ट, पास आता तो वायलेट शिफ्ट होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता, देखो तरंगदैर्घ्य यदि बढ़ती है तो विभेदन क्षमता जो होती है वो हमारे पास में विभेदन क्षमता और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कम हो जाएगी, कम होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा, डिग्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान संचरण करती है। तरंगे जो होती है वो ऊर्जा को संचरित करती है, ध्यान रखना, ऊर्जा को ले जाने की विधि तरंग कहलाती है। वेव, वेव क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है। व्यतिकरण होता है, देखो व्यतिकरण दोनों प्रकार के तरंगों में होगा, अनुप्रस्थ में भी होगा और अनुदैर्घ्य में भी होता है, दोनों में होगा। अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी का होना चाहिए। देखो ज्यादा यदि अपने को बड़ा देखना है अभिदर्शक का व्यास बड़ा लेना पड़ेगा। अभिदर्शक जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका डायमीटर बड़ा होना चाहिए, यानी डायमीटर हमेशा अभिदर्शक का बड़ा होता है और आई लेंस का छोटा होता है, ध्यान रखना। अभिदर्शक का व्यास अधिक होना चाहिए। ध्रुवण होता है, देखो ध्रुवण प्रकाश में होता है और प्रकाश कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो पोलराइजेशन होता है हमेशा ट्रांसवर्स वेव में होगा, ट्रांसवर्स वेव में पोलराइजेशन। फ्रेनेल दूरी, फ्रेनेल दूरी का फार्मूला था a²/λ। किसी प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता का सूत्र, देखो प्रकाशीय यंत्र के अंतर्गत हमारे पास दो प्रकार के यंत्र है, एक सूक्ष्मदर्शी होता है, एक दूरदर्शी होता है। तो दोनों की विभेदन क्षमता मैंने यहाँ पे लिख रखी है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता a/1.22λ होती है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता 2μsinθ/λ होती है। ये दोनों प्रकाशीय यंत्र होते हैं, दूरदर्शी भी और सूक्ष्मदर्शी, इन दोनों की विभेदन क्षमता का सूत्र हमने यहाँ लिख रखा है। सेकंड प्रश्न इसमें है कि यंग के द्विचलित प्रयोग में व्यतिकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो यंग का प्रयोग हमने पढ़ रखा है, उसमें हमने तरंगदैर्घ्य जो प्रकाश की लैम्ब्डा होती है, स्लिटों के बीच की, स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी होती है और दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 2d होती है और बीटा फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो यंग के प्रयोग में हमने इस सूत्र की स्थापना कर रखी है, बीटा बराबर d(λ/2d)। अब इस सूत्र के आधार पर सारे प्रश्नों का हम हल करेंगे। यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी हम बढ़ा देंगे 2d का मान, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीटा और 2d रिंज की चौड़ाई और दोनों स्लिटों के बीच की दूरी ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टा होता है। तो 2d का मान यदि बढ़ा देंगे तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा कम हो जाएगा। स्रोत को स्लिटों की ओर सरकाया जाता है। अब इसमें कंडीशंस होती है कि ये फ्रिंज अपने को s/s का मान, s मतलब जो हमने स्मॉल s ले रखा है, ये स्रोत वाली स्लिट का आकार, जो स्रोत होता है, सोर्स होता है, उसका आकार जो स्लिट है वो कितने छिद्र में से होकर गुजर रहा है, वो हमारे पास है स्रोत वाली स्लिट का आकार होता है। और कैपिटल S जो होता है वो स्रोत से स्लिट के बीच की दूरी होती है। जिसमें प्रयोग होता है, हमने पढ़ रखा है कि ऐसे एक स्रोत होता है, इसके साथ में यहाँ पे कुछ दूर पर हम पर्दा लगा देते हैं 2 स्लिट वाला, ये वाला और ये वाला, ये स्लिट जो होती है, ये स्लिटें होती है, ये स्रोत का आकार होता है एस स्मॉल एस, और इस स्रोत से इस स्लिटों के बीच की दूरी होती है कैपिटल एस के बराबर होती है। तो यदि स्मॉल एस और कैपिटल एस, जिन्हें स्रोत वाली स्लिट की चौड़ाई और कैपिटल एस, इन दोनों का जो अनुपात होता है, ये मान यदि लेस देन λ/2d होता है, ये इसके इक्वल टू हो जाता है, तो फिर वो फ्रिंजें दिखना बंद हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और यदि इसका मान इससे ज़्यादा है तो फ्रिंजें दिखेगी, यानी लाइनें दिखेगी।
तो अपने को इसमें ध्यान रखना है कि जैसे इसने स्रोत से स्लिटों की ओर सरकाया, मतलब एस का मान कम करेंगे, एस का मान कम करेंगे, एस अपान एस का मान बढ़ जाएगा, इसका मान बढ़ जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसका जो मान होता है इससे बराबर या इससे छोटा नहीं होगा, तो उस कंडीशंस में ये जो हमारे पास लाइनें दिख रही है जिसको हम फ्रिंजें कहते हैं वो दिखना बंद हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इसमें कंडीशन ध्यान रखना कि कब दिखेगी, कब तक दिखेगी, जब एस अपान एस का मान लेस देन लैम्डा बाय 2d होगा तब तक ये दिखेगी, अन्यथा वो गायब हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है पर्दे को स्लिटों से दूर हटाया जाता है, पर्दे को यानी कैपिटल डी को स्लिट से दूर ले जाएंगे, यानी डी का मान बढ़ाएंगे तो बीटा का मान भी बढ़ेगा, डी का मान बढ़ाएंगे तो बीटा का मान भी बढ़ेगा, तो इसमें बढ़ जाएगा, आएगा बढ़ जाएगा। ये कब तक दिखेगी, जब एस अपान एस का मान लेस देन आर इक्वल टू लैम्डा बटे 2d होगा तब तक ये दिखेगी, अन्यथा वो गायब हो जाएगी। दोनों स्लिटों की चौड़ाई बढ़ा देते हैं। अब चौड़ाई बढ़ाएंगे क्या होगा कि चौड़ाई बढ़ाने पर लैम्डा अपान ए का मान छोटा या बड़ा होगा हमारे पास में लैम्डा बटे 2d से। यदि ये कंडीशन से लागू होती है तब तक वो दिखाई देगी। यदि इसका मान बड़ा हो गया या इससे और ज़्यादा बड़ा हो गया फिर ये दिखाई नहीं देती है। ए क्या कहलाता है, ए जो होती है वो स्लिट का आकार होता है, स्लिट की चौड़ाई जिसको हम कहते हैं। यदि ये बढ़ गई तो लैम्डा अपान ए का मान कम हो जाएगा, यदि ये कम कर दे तो लैम्डा अपान ए का मान बढ़ जाएगा। तो ये इस कंडीशंस पर डिपेंड करती है कि अपने को फ्रिंज दिखाई देगी कि नहीं देगी। यदि लैम्डा अपान ए का मान लेस देन आर इक्वल टू हो जाता है लैम्डा बटे 2d से तब तक वो दिखाई देगी। यदि कंडीशन लागू नहीं होगी, लैम्डा अपान ए का मान यदि बड़ा हो गया इससे, तो फिर वो गायब हो जाएगी, फ्रिंज दिखाई नहीं देगी। एक वणिक प्रकाश स्रोत दूसरे कम तरंग देने वाले एक वणिक प्रकाश स्रोत से प्रतिस्थापित किया जाता है। देखो इसमें लैम्डा का मान यदि कम कर देंगे, तरंग दैर्घ्य कम करने का बोल रहा है प्रश्न में, तरंग दैर्घ्य वाले कम तरंग दैर्घ्य वाले लैम्डा का मान कम कर देंगे तो लैम्डा का मान कम करेंगे तो बीटा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लैम्डा को यदि हम कम करेंगे तो बीटा भी कम हो जाएगी। एक वणिक प्रकाश स्रोत को श्वेत प्रकाश से प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखो श्वेत प्रकाश में सभी रंग होते हैं, सातों रंग होते हैं, तो यदि श्वेत प्रकाश में यदि इसमें डालेंगे हम तो उसमें जो तरंगदैर्घ्य अपने को दिखेगी कि लैम्डा की तरंगदैर्घ्य कम होती है, अपने को पता है लैम्डा बैंगनी की सबसे कम होगी और लाल बैंगनी की कम होगी, किससे, लाल से, लाल से। तो लैम्डा बैंगनी कम होती है लैम्डा लाल से, तरंगदैर्घ्य बैंगनी की सबसे कम होती है किस लाल से, तो तरंगदैर्घ्य कम होगी तो बीटा का मान भी क्या होगा, कम होगा। यानी इस कंडीशन में बीटा बैंगनी जो होता है वायलेट होता है वो बीटा लाल से कम होगा। यानी बैंगनी रंग की चौड़ाई लाल रंग की चौड़ाई से कम होगी यदि हमने लाल प्रकाश या श्वेत प्रकाश डाला तब। तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।